शेर सिंह राणा रुड़की से निकला एक ऐसा नौजवान जो पहुंचे देहरादून, लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ कि शेर सिंह राणा देश दुनिया के लिए सुर्खियां बन गए। जी हां, 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के लुटियन जोन में तत्कालीन सांसद फूलन देवी की हत्या के तार उनसे जुड़े और शेर सिंह राणा पूरे देश में चर्चित हो गए। लेकिन इसके बाद असल कहानी शुरू हुई। शेर सिंह राणा हालांकि सांसद फूलन देवी हत्याकांड में अपने नाम को सिरे से इनकार करते हैं, लेकिन शेर सिंह राणा एक ऐसा नाम है जिनके साथ कई ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जो भी सुनता है वही हैरान रह जाता है। जी हां, तिहाड़ जेल से, हाई प्रोफाइल जेल से फरार होना हो या फिर देश के गौरव पृथ्वीराज चौहान की तालिबान जाकर अस्थियां लाना, शेर सिंह राणा की कहानी जो जितनी बार भी सुनता है वो उतनी बार ही उनकी दिलेरी को लेकर उनकी तारीफ करता है। जी हां, आज जय भारत टीवी पर शेर सिंह राणा बताएंगे अपनी जिंदगी का वही अनसुना सच। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय भारत टीवी में आज सफ़रनामा दिखाएंगे हम शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा वो नाम है जो 2001 में फूलन देवी हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा चेहरा भारत की हर अखबार में, हर टीवी चैनलों पे सुर्खियों बना। शेर सिंह राणा वो नाम है जो अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लेके आए। शेर सिंह राणा जी, जय भारत टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको प्रणाम और आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। शेर सिंह राणा जी, आप एक भूमि उत्तराखंड में जन्मे और आपकी जवानी और आपकी पढ़ाई यहाँ से ही स्टार्ट हुई। तो हम शुरू करते हैं शुरुआत से। शुरुआत में आप रुड़की में पढ़े, देहरादून में आपने कॉलेज की, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए अपनी जवानी के बारे में। देखिए, मेरा जो जन्म है वो रुड़की में हुआ जी, जो कि हरिद्वार ज़िले में आता है, और वहीं पर मेरी स्कूलिंग हुई। सेंट गैब्रियल्स एकेडमी नाम से एक कॉन्वेंट स्कूल वहाँ पे सबसे प्रतिष्ठित स्कूल था, तो उसमें मेरी स्कूलिंग हुई। और 12th करने के बाद जो है यहाँ पे देहरादून में डीएवी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। और जब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था तो तब फूलन देवी के हत्याकांड में मेरा नाम आया सन 2001 में। उसके बाद मुझे तिहाड़ जेल ले जाया गया। सन 2004 में जेल में रहने के दौरान मुझे ये पता चला कि हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और उनके ऊपर जूते चप्पल मारते हैं। तो फिर मैंने ऐसा मन में इच्छा रखी कि मैं जेल से निकलूं और अफ़गानिस्तान जाकर ये समाधि को वापस लेके आऊं, जिससे कि पूरे देश का जो सम्मान है वो बरकरार रहे और जो उनका अपमान होता है हमारे महान पूर्वज का, वैसा अपमान ना हो। आपने बताया कि 2001 में फूलन देवी हत्याकांड में आपका नाम आया। उसमें तो आप आरोपी हैं और आपने कई चैनलों पे कई जगह आपने माना कि आप ही ने ये हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि उसमें मेरा नाम आया जी, तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि मीडिया के द्वारा और जो पुलिस ने मेरा नाम लिया, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कहीं पर भी ऐसा कहा हो कि भाई मैंने ऐसा किया। और क्योंकि कि जो हमारा लेकिन पुलिस ने मेरा नाम उसमें इन्वॉल्व किया, जिसके कारण काफ़ी समय, करीब जो है 13 साल के आसपास जो है मुझे उस केस में जेल में रहना पड़ा। अपने जीवन के 13 साल मैंने उसमें दिए। और आज उसमें टोटल 12 एक्यूज बनाए गए थे उस दौरान, और जिसमें कि एक की मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर ही बीमारी के कारण, और जो 10 लोग थे वो एक्यूटल हुए, बरी हुए उस केस में। और मुझे अकेले को जो है, जो निचली अदालत थी सेशन कोर्ट, उसने जो है सज़ा दी थी लाइफ की, आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं। और फिर हाई कोर्ट में मैंने अपील करी, वहाँ से मुझे बेल हुई। और मुझे विश्वास है कि हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, जो हमारी माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट है। और इससे ज़्यादा इस केस के बारे में मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि क्या है कि जो केस विचाराधीन हो
क्या है कि केस जो है वो कोर्ट में है। कई ऐसे स्टेटमेंट आए, कई जगह आपने कहा कि 22 राजपूतों के सम्मान में फूलन देवी की हत्या को अंजाम दिया गया, तो उसमें सच्चाई थी या मतलब ऐसा सीधे सीधे आपका नाम घसीटा गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोगों को आज तक ये मालूम नहीं है कि जो मरने वाले हैं जी, जिसके जो मेरे लिए बोला जाता है कि भाई 22 राजपूतों के सम्मान में मेरे द्वारा ऐसा किया गया जी, तो पहली बात तो यह है कि आज तक देश की मीडिया ने जो सच है, जो सही बात है, वो लोगों तक बताई ही नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को, पूरे विश्व को बताना चाहता जी, हूं कि फूलन देवी ने जिन लोगों की बेहमई में हत्या करी थी, जी, उसमें जो मरने वाले लोग हैं वो केवल जो है राजपूत नहीं थे। जी, हाँ, उसमें जो है हमारे मुसलमान भाई भी था मरने वालों में, हमारे 2 दलित भाई भी थे। जी, तो ये कहना कि भाई फूलन देवी ने राजपूतों को लाइन में मार दिया खड़ा करके, ये गलत है। क्योंकि मरने वालों में वहाँ पर आज भी बेहमई के अंदर मरने वालों का जो नाम है, एक पट्टिका बनाई हुई है और सबके नाम जो है उसमें लिखे हुए हैं। और केस जो है वो अभी भी अंडर ट्रायल चल रहा है। फूलन देवी ने जो बेहमई में हत्याकांड करा था, तो कोई भी आदमी, कोई भी चैनल वाला वहाँ से ये बात चेक कर सकता है कि मरने वाले दलित भाई भी थे और मुसलमान भी थे और वैश्य समाज के भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, सब समाज के लोग, सब समाज के लोग थे। और दूसरी बात, एक और भी गलत बात फैलाई जाती है कि फूलन देवी ने उन लोगों की हत्याएं कर दी जिन लोगों ने फूलन देवी का रेप किया था। ये कहना भी बिल्कुल गलत है। मेरा पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को चैलेंज है कि जो लोग बेहमई हत्याकांड में मरे थे, अगर दुनिया का कोई न्यूज़ चैनल उन मरने वालों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दिखा दे या ये बता दे कि वो डाकू थे, वो लोग सब लोग गांव के गरीब आदमी थे, बेकसूर लोग थे। फूलन देवी ने अपनी बदमाशी दिखाने के लिए जो है उन लोगों की हत्याएं करी थी। उसमें ऐसा नहीं था कि जो मरे थे वो डाकू थे। मेरा आपका कहना है फूलन देवी पे कभी अत्याचार हुआ ही नहीं, नहीं, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा, देखिए, हाँ, मैं इस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा कि फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ कि नहीं हुआ। मैं इस पॉइंट पे जा रहा हूँ कि फूलन देवी के साथ जिसने अत्याचार किया, अगर किया तो ऐसे घटिया लोगों को समाज को भी मारना चाहिए था, फूलन देवी को भी मारना चाहिए था। अगर फूलन देवी उन लोगों को मारती जिन्होंने फूलन देवी के ऊपर अत्याचार किया था, तो पूरे दुनिया को उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन फूलन देवी ने गांव के शरीफ लोगों को मारा। ये जो लोग उस हत्याकांड में मरे हुए हैं, मेरा ये चैलेंज है कि उस मरे जो बेचारे उसमें मर गए लोग, अगर ना तो वो डाकू थे, अभी केस ट्रायल में चल रहा है, आप चाहें तो उसको चेक करवा सकते हैं कि भाई जो मरने वाले हैं क्या वो किसी डाकू गिरोह के सदस्य थे। अगर डाकू थे तो क्या उनके ऊपर कोई पहले मुकदमा दर्ज था? तो कोई भी उनके ऊपर मुकदमा नहीं था। मैंने बताया वो मजदूर थे। जो दलित भाई हैं वो लोग गांव के अंदर जो है मजदूरी करने के लिए आए हुए थे, वो बेहमई के भी नहीं थे। नहीं, जैसे हमने किताबों में देखा, फिल्मों में देखा, जी, फूलन देवी भी एक आम महिला थी, वो बगावत पे तब आई जब उनके साथ अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ। देखिए, फूलन देवी के साथ अत्याचार जो है किसने किया? फूलन देवी की 12 साल में, 13 साल में शादी कर दी गई। किसने करी? उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने। तो अत्याचार किसने करा? उनके परिवार से स्टार्ट हुआ। नहीं, फिर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। फिर उनके हस्बैंड ने उनको परेशान किया जी। तो वो हस्बैंड कौन था? उन्हीं की बिरादरी का, उन्हीं का हस्बैंड था। फिर फूलन देवी की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया। वो किसने किया? उनके सगे ताऊ के लड़के ने, मतलब उसके परिवार के लोगों ने। तो अत्याचार करने वाले तो उनके परिवार के और उनके रिश्तेदार थे ना जी। फिर उसके बाद वो जब सबसे पहली बार डकैत गिरोह में गई, तो उसको फूलन देवी को डकैत बनाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था विक्रम मल्ला। तो उसी की जाति के व्यक्ति ने उनको डकैत बनाया, उन्हीं के घर के लोगों ने उनकी जमीन कब्जा करी।
उसके घर वालों ने उसकी 12-13 साल में शादी कर दी, उसके पति ने उसके साथ मारपीट करी। तो इसमें जो है राजपूत या कोई अन्य बिरादरी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? लेकिन फिल्म वाले जो फिल्म बनाते हैं वो क्या होता है, कोई मकसद करके किसी जाति का, धर्म की इंसल्ट करने के लिए और मसाला डालते हैं फिल्म के अंदर, जिससे कि उनकी फिल्म बिके, पैसे कमाए। लेकिन पैसे कमाने के लालच में वो लोग जो है दूसरे को बदनाम करते हैं। मतलब आपका कहना ये है, चाहे आपने करा या नहीं करा, 2001 में जो फूलन देवी के साथ हुआ वो सही हुआ? नहीं, मैंने, आपका मानना है? नहीं, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। देखिए, सच बताना किसी का जस्टिफिकेशन नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फूलन देवी के साथ जो हुआ वो सही हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई फूलन देवी के साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ, तो मैंने आपको बताया कि गलत करने वाले ये लोग थे। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा जी। फिर आपने मुझसे कहा कि भाई जो भेमई कांड था उसमें उन्होंने बदला लिया जी। तो मैंने आपसे बताया कि ये जो में मरे हुए लोग हैं जी, वो लोगों के नाम आज भी केस में भी चल रहे हैं, नाम लिखे हुए भी हैं। मैंने कहा कि ये इनमें से एक भी कोई डाकू नहीं था, ये एकदम मतलब ऑफिशियली प्रूव्ड बात है। 2001 में जब हत्याकांड होता है, आप उस टाइम दिल्ली में थे जी, और उसके 2 दिन बाद आप देहरादून में आके सरेंडर करते हैं, तो आप दिल्ली में ही पेश क्यों नहीं हुए? देहरादून आके सरेंडर करने का क्या कारण था? जी, देखिए, जब कोई इस तरह की दुर्घटना होती है और कोई हम क्रिमिनल बैकग्राउंड के या क्रिमिनल आदमी तो थे नहीं जी, तो क्या होता है कि उस समय हर व्यक्ति उस माहौल में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कोई आदमी उस समय घबरा जाएगा, कोई इंसान जो है अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। तो उस समय जो मुझे सही लगा कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि पुलिस परेशान करे या हमारे साथ पता नहीं क्या हो, तो हम इधर आ गए, अपने घर पर आ गए, है ना। जब घर पर आ गए तो ऐसा महसूस हुआ कि भाई जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर हम खुद जाएं, अपने पुलिस को कहें कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं है, हमारा नाम क्यों इसमें घसीटा जा रहा है। तो उसी के उस समय का जो मुझे ठीक लगा था उस समय हमने किया। नहीं, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि दिल्ली में हत्याकांड होता है, 2 दिन बाद आप यहाँ पेश होकर सरेंडर करते हैं, तो उसमें सेटिंग का खेल था और आप वहाँ से बचने के कारण यहाँ के सरेंडर करते हैं। नहीं, देखिए, मैंने बताया ना आपसे कि मान लीजिए मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आप कहीं पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर गोलियाँ चल गई और कुछ लोग मर गए, तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में कोई भी आदमी हो, कहीं पर कुछ हादसा होगा तो वहीं तो बैठा नहीं रहेगा, वो वहां से जाएगा। अब क्या है कि आप उस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं जी। अब क्योंकि मैं तो दिल्ली का व्यक्ति नहीं था जी, मुझे दिल्ली की ABCD कुछ पता नहीं थी जी। तो अब मैं जहां पर गोलीबारी हो गई है, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चल रही हैं, तो मैं वहां से जाऊंगा। अब जाने के बाद क्योंकि मेरा कोई वहां पे ठिकाना नहीं है जी, तो मैं, नेचुरल बात है, हर आदमी अपने घर की तरफ ही दौड़ता है जी। तो अपने घर की तरफ आए, घर आने के बाद जो है जब टीवी वगैरह पे देखा भाई ये तो नाम घसीटने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो फिर जो है और घबराहट हो गई। उस टाइम आप दिल्ली में क्या कर रहे थे? मैं उनके घर पर गया हुआ था। अच्छा, हाँ, मेरी एक परिचित थी जी, जो कि उनकी पार्टी से बिलोंग करती थी जी, और वो क्योंकि उनके पास कोई साधन वगैरह नहीं था, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप अपनी गाड़ी में अगर मुझे और मेरे हस्बैंड को ले जा लेंगे जी, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और क्योंकि वो हमारे काफ़ी परिचित थे, उनके साथ में ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही गया था, उनके साथ मैं यहाँ पर देहरादून में भी कई लोगों के पास आता जाता रहता था उनके साथ ही। तो इसीलिए शुरुआत में मुझे ड्राइवर मान लिया गया, आपको बता दूं, पुलिस के द्वारा भी जी। हाँ, लेकिन मैं जैसे कि एक आपसी मतलब रिलेशन तो नहीं मैं उनको बोल सकता, बट वो मेरे बहुत अच्छे परिचित लोग थे। तो जैसे कि भाई आज भी मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टूडियो में आपके साथ आया हुआ हूँ, तो मेरे साथ 4 लोग आए हुए हैं जी, तो अब कुछ हो जाए तो वो कहेंगे जी आप क्यों गए थे इनके साथ, है ना। मान लो मैं किसी और की गाड़ी में बैठ के आ गया आज, या कोई मेरी गाड़ी में बैठकर आ गया, तो वो वैसे ही था, वो लोग जाना था तो मैं भी उनके साथ चला जाता था। ऐसी घटना हुई? हाँ, इत्तेफाक, मैं उनके घर पर ही था, और उनकी जो सगी बहन है फूलन देवी की जी,
मुन्नी देवी जी और जो उनका पीए है कालीचरण, वो इस केस के आई विटनेस थे और दोनों ने ही ये बताया कि जब फूलन देवी के ऊपर गोलीबारी हुई तो तब शेर सिंह हमारे साथ ऑफिस में बैठे हुए थे और हम तीनों ही एक साथ बाहर गए और हमने अपनी आंखों से देखा कि भाई ऐसे गोलीबारी हो रही है। ये ऑन द रिकॉर्ड है कोर्ट के अंदर। ये दोनों जो आई विटनेस है उनके ये बयान है और उन्होंने कहा कि भाई जब हम बाहर गए तो हमने देखा कि भाई 2 नकाबपोश लोग जिनके चेहरे जो है मंकी कैप से ढके हुए थे वो लोग गोलीबारी कर रहे थे। तो ये उनके बयान है। और ऐसा क्या हुआ जेल में जो आपने ये पूरा प्रोग्राम रचा अफगानिस्तान जाने का, और किस तरह से प्लानिंग करी आपने जेल में रहते हुए, क्योंकि जेल में रहते हुए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की प्लानिंग और प्लॉटिंग करना। देखिए जब मैं जेल में चला गया तो बड़ी नेचुरल बात है, जब आप बेवजह जेल में जाएंगे तो थोड़ी सी टेंशन आपको रहेगी। मुझे आशा थी कि भाई मैं बहुत जल्दी से छूट जाऊंगा क्योंकि कुछ किया नहीं है, बट पुलिस वालों ने भी मेरा बेवकूफ़ बनाया कह लीजिए, क्योंकि हमें कुछ नॉलेज ही नहीं थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको कहा भाई आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में छूट जाओगे। तो हमने तो उनकी बात को सच मान लिया। उन्होंने कहा 6 महीने में जमानत हो जाएगी और 2-3 साल में केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं जेल गया और जेल जाने के बाद जब जो दूसरे वहाँ पे कैदी जो मुलजिम थे वहाँ पे उनसे बातचीत हुई, जेल के ऑफिसर से बात हुई, तो मालूम पड़ा, मतलब ऐसा आभास हुआ कि भाई ये तो कई सालों का मामला है और पुलिस वालों ने हम सच ना बताएं मीडिया को, इसलिए पुलिस वालों ने हमें यूज़ करके, और क्योंकि अगर मान लीजिए हमें ये पता होता भाई इतने सालों का मामला है ये, तो हम भी चिल्लाते फिर। लेकिन उन्होंने कहा 2-4-6 महीने में छूट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है, अब इसमें हमें प्रेशर है, तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। जब जेल चला गया और पता चला कि भाई काफ़ी लंबे टाइम रहना पड़ेगा, तो उस दौरान जो है जो पृथ्वीराज चौहान जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अखबारों में आ रही थी और बहुत सारे जो संगठन हैं, और मतलब उसमें देशभक्ति के संगठन भी हैं और क्षत्रिय समाज के संगठन भी हैं और काफ़ी हिंदू संगठन भी हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे थे जगह जगह पर कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है उसको अफगानिस्तान में अपमानित किया जाता है, जूते चप्पल मारे जाते हैं, उसको वापस लाना चाहिए। ये कौन से सन की बात है? ये सन 2001 में तो मैं कस्टडी में था, बट ये जो मूवमेंट है ये तब से चल रहा था जब से, अगर आपको याद हो, इंडिया का एक प्लेन हाईजैक हुआ था कंधार, है ना? तो जब जो जसवंत सिंह जी थे विदेश मंत्री उस समय के, सबसे पहली बार जो है टेलीविज़न पे उन्होंने ही बताया था कि भाई ऐसे ऐसे जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं उनके साथ ऐसे ऐसे होता है, उनका अपमान किया जाता है। तो उसके बाद से ही, उनके बताने के बाद से ही जो है मतलब इस तरह का छोटे बड़े मूवमेंट चालू हो गए। तो हम भी जब 2001 में इस चीज़ को अखबार में पढ़ते रहते थे, तो एक दिन जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे साथ जो है, मेरे को वहाँ पे हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा हुआ था जहाँ पे विशेषकर टेररिस्टों को रखते हैं। तो मैंने एक गयूर खान और ताजा खान करके मेरे साथ टेररिस्ट थे, मैंने उनको कहा कि भाई ये आप जो बदतमीज़ी करते हैं आपके देश में, तो कि जो व्यक्ति जीवित नहीं है उसके साथ ऐसा करना तो अच्छी बात नहीं है। और मैंने कहा कि आप देखिएगा हमारी जो भारत सरकार है इसको वापस लेकर आएगी। तो वो कहने लगे कि जब 800 सालों में कोई नहीं ला पाया तो भारत सरकार में इतना दम नहीं है कि अफ़गानिस्तान से इस तरीके से ले आए, और ये तो हम ही हैं जो हम इतनी दूर आके कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि मैं लेकर आऊँगा। तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा है राणा जी, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, तो हम लोग इतने सालों से जेल में हैं, इतने हमारे पास साधन हैं, तब हम तिहाड़ जेल से नहीं निकल पाते। तो आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल जाओ, आपके ऊपर इतना बड़ा केस है, आप तो यहीं से पता नहीं कब निकलोगे और कब आपका सब मतलब जाने का हो ही नहीं सकता कभी। तो मैंने कहा कि मैं जेल से भी निकलूँगा और अफ़गानिस्तान भी जाऊँगा। तो उसके बाद मुँह से निकल गया। रात भर मेरे को परेशान, नींद नहीं आई। मैंने सोचा अब यहाँ, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह होती है कि आप वहाँ पे आपकी मजाक उड़ाई जाएगी अगर आपने ऐसी कोई बात बोल दी, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं है कि आपने आज बोल दी और फिर 10 दिन तक मिले नहीं।
वो तो सुबह शाम आप कई सालों तक उनके साथ में ही रहना है आपको। बिल्कुल। तो रोज आपको वो मजाक करेंगे, हाँ भाई कब ताने जा रहे हो, मारेंगे। हाँ कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। तो खैर अब मैंने बोल दिया, मतलब मैंने क्या बोल दिया, ईश्वर ने मेरे मुंह से बुलवा दिया। तो फिर इस पर विचार करना शुरू करा, कुछ प्लानिंग बनाई। शुरू की प्लानिंग जो है वो फेल हो गई, शिकायत हो गई उसमें, कुछ लोगों ने चिढ़ के शिकायत कर दी। बट एट लास्ट तो प्लानिंग आप अकेले ही बैठ के बनाया करते थे या जब आपकी मिलाई होती थी, लोग मिलने आते थे, उस टाइम प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी? नहीं, देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया कि पहली जो प्लानिंग बनी वो फेल हो गई थी जी, है ना, क्योंकि वो क्या है कि मैंने उसको डिस्कस कर लिया, अपने जो जेल में कुछ साथी थे जी, उनसे डिस्कस कर लिया। तो उन्होंने जो है मतलब शिकायत कर दी। उसका मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मुझे बाद में जब वो फेल हो गई तो मैं समझा इस बात को कि भाई ये तो किसी ने बता दिया, इसीलिए ऐसा ऐसा हो मतलब मेरे साथ शायद वो कुछ चेंजेस हो गए। जी। तो फिर अगली जो मतलब जिसको सक्सेस हुआ जिसमें हमें, तो उसमें जो है हमने फिर डिस्कस नहीं करा किसी से। फिर जेल से किस तरह निकले, थोड़ा सा बताएंगे सर? जेल से देखिए, जैसे मैंने बताया पहली प्लानिंग फेल हुई, फिर जी। दूसरी बनाई, हाँ, और दूसरी भी वो 2-3 थी एक साथ ही। और जो जिस तरीके से पुलिस बताती है कि मैं जेल से बाहर निकला, हाँ। तो वो ये है कि उस दिन मेरी कोर्ट की डेट थी जी, और मुझे हरिद्वार लाया जाना था, और पुलिस वहाँ पे आके लेकर जाती थी। तो जो पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस लेकर जाती थी, तो दिल्ली पुलिस लेकर जाती उससे पहले ही जो है मतलब 15-20 मिनट पहले, आधे घंटा पहले, 15 मिनट पहले जो है वो 2 व्यक्ति आते हैं, और मतलब 2 व्यक्ति अंदर आते हैं जी, और 4 लोग बाहर रहते हैं। वो 2 लोग आते हैं और हथकड़ी वगैरह लेके, और बोलते हैं कि भाई हम इनको लेके जाना है कोर्ट के में हरिद्वार। तो जो भी कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके जेल वाले वो उनको सुपुर्द कर दिया मुझे, और फिर जो है मुझे वो बाहर लेकर गए। जी। बस फिर निकलने के बाद जो है फिर पासपोर्ट बनवाया मैंने। यहाँ से आप कलकत्ता गए? हाँ, मतलब ऐसा है कि देखिए अलग अलग जगह पर गया उस जी, दौरान जी। में, और कुछ दिनों तो मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड में? हाँ, और फिर पासपोर्ट मेरा बना रांची से, संजय गुप्ता के नाम से बना। जी, और फिर उस संजय गुप्ता के पासपोर्ट से जो है मैं पहले बांग्लादेश गया। जी, फिर बांग्लादेश में मैंने कोशिश करी कि भाई मैं जो हूँ मतलब बांग्लादेश के पासपोर्ट से अफ़गानिस्तान चला जाऊँ। जी, बट बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी बांग्लादेशी पासपोर्ट पर। अफ़गानिस्तान जाने में बड़ी समस्याएं थी एक्चुअली उस दौरान ना, जी। माहौल ठीक नहीं था उस देश का। लेकिन एट लास्ट मुझे जो है अपने संजय गुप्ता वाले पासपोर्ट पर जो है वीज़ा मिला वहाँ का। जी, और फिर जो है मैं उस पर जो है ये दुबई होते हुए, जी। बांग्लादेश से दुबई और दुबई होते हुए जो है काबुल, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वहाँ मैं पहुँचा। अफगानिस्तान कितना समय लगा आपको? मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने अफ़गानिस्तान रहा, जिसमें कि करीब 1.25 महीने के आसपास या 1.5 महीने के आसपास तो मुझे उसको खोजने में लगा कि एग्जैक्ट जगह कहाँ है? हाँ, एग्जैक्ट जगह कहाँ है। एक्चुअली क्या है कि जो एग्जैक्ट जगह जसवंत सिंह जी ने या जो लोगों को जो जानकारी थी वो मतलब गलत थी, आधी अधूरी? हाँ, आधी अधूरी थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता था भाई कंधार के अंदर है। जी, तो मैं जब काबुल में पहुंचा जी, तो मैं नेक्स्ट डे ही जो है कंधार चला गया। जी, तो बल्कि जो मेरा वहाँ पे एक अमानुल्लाह करके जो है मेरा दोस्त बन गया था, जी, तो उसने मेरे को जब वो मिला मेरे को कंधार में, तो वो मुझसे कहने लगा कि आप किस देश के लिए जासूसी करते हो। जी, मैंने कहा ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? कह रहा कि ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान की धरती पे पैर रखे हाँ, और अगले दिन कंधार आ जाए। फिर खुद ब खुद जो है कंधार में नहीं मिली, मैं आपको बताऊं, कंधार में नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है मैं हेरात एक जगह पड़ती है जो बिल्कुल ईरान बॉर्डर पर है, मैं हेरात गया, हेरात में भी नहीं थी, गजनी में भी घूमा मैं, गजनी में भी नहीं मिली, काबुल में भी नहीं मिली। फिर जो है ये जो हेरात है, हेरात से ही मुझे पता चला कि हेरात में जो मोहम्मद गौरी हैं उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम था गियासुद्दीन गौरी।
और गयासुद्दीन गौरी जो है वो उनकी मज़ार वहाँ पर थी, मतलब उनकी एक बहुत बड़ी मस्जिद है हेरात में जो कि गयासुद्दीन गौरी जी के द्वारा बनवाई गई थी। और गयासुद्दीन गौरी के जो छोटा भाई है ये मोहम्मद गौरी जिनको बोलते हैं, इनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन गौरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। तो इनकी उन्होंने बताया कि भाई इनकी कब्र जो है वो गजनी के पास में है। क्या है कि जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ, गजनी के पास जगह है देयक, जहाँ पे इन दोनों की तीनों की समाधि कब्र थी, मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान जी की, चंद्रबरदाई की। अच्छा, उसके बाद कब आप फिर 3 महीने बाद आप लौट आते हैं भारत? जी। तो कलकत्ता पहुंचते हैं आप पहले या सीधे दिल्ली पहुंचते हैं? नहीं, मैं दिल्ली तो नहीं जा पाया, कलकत्ता ही मैं गया। मैं वही सेम रूट से वापस आया दुबई होते हुए जी। और फिर मैंने वो जो सारा जो सामान था जी, उनकी मट्टी थी जी, और जो बोर्ड वगैरह थी, जूती थी, भारत का मान जो था, हाँ, भारत को लाके आपने फिर मतलब भारत सरकार को लौटाया? नहीं, भारत सरकार को नहीं लौटाया। मैंने जो उस समय जो संगठन इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन संगठनों को अप्रोच किया मैंने। और फिर मैंने जो क्षत्रिय महासभा थी और कुछ देशभक्ति वाले संगठन थे, उनको वो सारा सामान मैंने दिया। और फिर उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम रखा उस चीज़ का, और एक वहाँ पे जो जिला मीनपुरी पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे जो है उन्होंने वो सभी सामान रख के एक स्मारक बनाया, उन्होंने एक बड़ा आयोजन करके जी। तो फिर उसके बाद आपकी गिरफ्तारी दोबारा कब होती है? मैं 2016 में, फिर मैं आपको बता दूं, फिर मैंने एक प्रयास जो है जो हमारे अंतिम बादशाह हैं बहादुर शाह जफर जी, मैं फिर म्यांमार गया बहादुर शाह जफर जी की, मतलब उसके बाद ही? उसके बाद ही। अच्छा, ठीक। हाँ, जब पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि में वापस ले आया, उसके बाद मैं बांग्लादेश गया जी। और फिर बांग्लादेश से बाय मतलब एक नदी पार करके, मतलब बाय रोड, फिर मैं बहादुर शाह जफर जी की जो कब्र थी वहाँ पे मैं गया। लेकिन मैंने देखा कि उनको बड़े मान सम्मान के साथ जो है उस देश में रखा हुआ है। बाकी बहादुर शाह जफर जी की ऐसी इच्छा हमेशा थी कि उनको जो है अपने धरती पर आखिरी जगह मिले जी। तो मैं इसलिए वहाँ पे उसको रिस्क नहीं लिया। अगर उनको अपमानित करके रखा होता तो मैं उसको तभी कोशिश करता कि मैं इसको भी पृथ्वीराज चौहान जी की तरह ही वापस लेकर आऊँ। लेकिन जब मैंने देखा कि इनको पूरे मान सम्मान के साथ म्यांमार में रखा हुआ है, तो मैंने अपने मन में सोचा कि जब हम भारत चले जाएंगे, भारत सरकार को इसको लाना चाहिए। तो अब क्योंकि हमने एक राजनीतिक दल भी बनाया है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, और क्योंकि बहादुर शाह जफर जी ने देश के लिए अपनी जान दी है, तो मैं एज ए उस पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते ये वादा करता हूँ कि बहादुर शाह जफर जी की जो इच्छा थी कि उनको अपने पर 2 गज जमीन मिलनी चाहिए थी, तो हम ऑफिशियली जो है उनकी समाधि को जो है, उनकी जो कब्र है वो वापस दिल्ली लाएंगे और दिल्ली लाके उनको मान सम्मान के साथ जो है जगह देंगे। इस दौरान हमने 2 किताबें लिखी, जो 2 किताबें बड़ी फेमस हुई है, थोड़ा सा जानकारी दर्शकों को बताइए उन किताबों के बारे में भी। जी, देखिए, जेल में रहने के दौरान मैंने एक बुक लिखी जिसका नाम है जेल डायरी जी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। और मुझे तो कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक जो हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं टेनिस के, लिएंडर पेस, तो लिएंडर पेस जी जो है मुझे आकर मिले वहाँ पर, तो जेल के अंदर। अच्छा, ठीक। हाँ, तो लिएंडर पेस जो है उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो ये आपका जीवन है ये बहुत ही प्रभावशाली है, ऐसा देश के लिए आपने अच्छा काम किया, तो इसको आप बुक के रूप में लिखिए। तो मैंने कहा कि बुक तो लिख दूंगा, इसको प्रिंट कौन करेगा, पब्लिश कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि अरे आप इतनी अच्छी आपका ने काम किया है, तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा और आप लिखिए। तो उनके सहायता से फिर ये बुक पब्लिश्ड हुई जो मेरी लिखी हुई थी, और इसको इंडिया टुडे और हार्पर कॉलिंस जो कि अमेरिका का पब्लिकेशन हाउस है, उन दोनों ने मिलके इसको पब्लिश किया। फिर ये एक बेस्ट सेलर बुक बनी, और मतलब अभी उसी बुक पर जो है फिल्म भी बन रही है। अच्छा, हमने देखा सर, एक चीज़ और देखा गया कि आपकी शादी होती है जी, आप एक चांदी का सिक्का लेते हैं और 10 करोड़ के कागजात जो उसके थे खनन के,
और 31 लाख रुपए नकद वो आप ठुकरा देते जी। तो ये बहुत अच्छा वो था जो आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, थोड़ा सा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, जब मैं भाई घर वालों की ऐसी इच्छा थी कि भाई शादी होनी चाहिए जी। और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इंसान को मतलब जो एक तरीका है लाइफ को जीने का, जी। तो उस चीज़ में ज़रूर उसको वैसे जीना भी चाहिए। जी। तो पहले मेरी इच्छा यही थी कि भाई बहुत शुरू से ही, जब मैं जेल जाने से पहले भी जी। मेरी हमेशा मतलब ये इच्छा रही, और मैं इसको अच्छा भी मानता हूँ कि जब कोई लड़की, कोई परिवार, कोई माता पिता अपनी बच्ची को जीवन में पाल पोस के बड़ा करके आपको दे रहे हैं, फिर आप उसमें अगर डिमांड भी करते हो तो ये एक घटिया काम है। जी। और मैंने हमेशा ही अपने मन में ऐसा सोचा हुआ था कि मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं लूँगा, जी। क्योंकि जो मेरे इन लॉज हैं, जो वो फैमिली है, वो काफ़ी रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड फैमिली है अपने एरिया की, मध्य प्रदेश में, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, और संपन्न भी हैं ईश्वर की कृपा से काफ़ी वो लोग। तो उन्होंने अपनी इच्छा से ये सब चीज़ें देने की कोशिश करी, काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा कि हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ कुछ सोचता ही है बच्ची के लिए। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं ये सब चीज़ नहीं लूँगा, क्योंकि भले ही आपने अपने बच्चे के लिए इकट्ठा करा हुआ है, बट मैंने भी अपने मन में ये सोचा हुआ है कि भाई मैं कुछ नहीं लूँगा। और क्या है कि हम एक संदेश भी हमें देना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो राजनीति में किसे अपना गॉडफादर मानते हैं? देखिए, मेरा गॉडफादर तो कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ तो मेरा गॉडफादर तो भगवान है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं कि राजनीति में मेरी कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं। मैं राजनीतिक पर्सन भी नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में शायद काफ़ी झूठ झाट फरेब करने पड़ते हैं, तो मैं बहुत ही स्पष्टवादी आदमी हूँ। तो हमने मतलब जब मैं जेल से छूट कर आया तो समाज के लिए मैंने काम करने की कोशिश करी, सामाजिक काम करने की कोशिश करी, जिसके लिए हमने कई यात्राएं भी निकाली, समाज के बीच में गए। हमने गाजियाबाद में लाखों लोगों को इकट्ठा किया, हमने हरियाणा के करनाल में भी लाखों लोगों को इकट्ठा किया। फर्स्ट टाइम जो है करनाल के अंदर हमने एक मैसेज देने के लिए मैं दिल्ली से हेलीकॉप्टर से गया, और हमने फूलों की बारिश भी करी लोगों के ऊपर। हमने कहा कि भाई नेता जो है खुद तो बहुत मालाएं पहनते हैं पब्लिक के द्वारा, कायदे में नेताओं को पब्लिक के ऊपर फूल की बारिश करनी चाहिए। तो हमने वो चीज़ की भी। लेकिन मेरे को आपको बता दूं, मैं सामाजिक काम करते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि जो सामाजिक संगठन है वो मुद्दों को उठा तो सकते हैं जी, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने सामाजिक काम करते हुए ये महसूस किया, हमने एक SC/ST कानून है उसके खिलाफ यात्रा निकाली। SC/ST कानून में क्या नियम बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर किसी दलित भाई को कोई व्यक्ति गलत बात बोलता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू धर्म का जनरल कास्ट का हो, चाहे OBC हो, चाहे किसी जाति का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गलत बात बोलता है तो उसकी जांच करो और उस व्यक्ति को जेल भेजो, सजा दो। लेकिन ये जो 38 पार्टियां हैं बीजेपी के साथ अलायंस में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध कर दिया और मोदी जी को और बीजेपी के ऊपर ऐसा दबाव डाला, रामविलास पासवान जी और उनकी पार्टी और दूसरे पार्टियों ने, कि मोदी जी को उसके सामने झुकना पड़ा। और झुकने का परिणाम ये हुआ कि इन्होंने SC/ST कानून में तब्दीलियां करी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को साइड में कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने एक राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन किया लोगों की डिमांड पर। हमने इसलिए किया कि भाई अगर बीजेपी के साथ 38 पार्टियां अलायंस में वहां बैठी हुई हैं मीटिंग के अंदर, तो क्यों ना हमारी 39वीं भी वहां पे बैठे। और अगर कोई ऐसा कानून जो देश को तोड़ता हो, समाज में बंटवारा करता हो, अगर कोई वहां पर बन रहा हो तो हमारी पार्टी उसका विरोध करे। और अगर कोई देशभक्ति का काम हो रहा हो, अगर मोदी जी ये कहें कि हम 25 राफेल और खरीद रहे हैं जी, चाइना पाकिस्तान को ठीक करेंगे, तो हमारी पार्टी, मान लीजिए वहाँ पे कोई जो भी प्रतिनिधि बैठा होगा, वो कहेगा कि मोदी जी हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी देशभक्तों की है, आप 25 की जगह 50 राफेल खरीदिए, है ना। 2020 में बिहार में चुनाव है, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने आ रही है?
देखिए बिहार के अंदर 243 सीटें हैं जी। और हर सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी कार्यकारिणी है और वो अपने स्तर पे पूरी मेहनत से काम कर रही है। अभी क्योंकि बिहार का पूरे देश में सिर्फ एक बिहारी प्रदेश है जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है जी। तो बिहार की कंडीशन कोरोना को लेके ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। तो चुनाव आयोग से हमने रिटर्न में भी रिक्वेस्ट की है जी। कि चुनाव को जो है पोस्टपोन किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पहले लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी है चुनाव के बनिस्पत। चुनाव 2-3 महीने 4 महीने के बाद भी कराए जा सकते हैं। ऐसा चुनाव करा के क्या फ़ायदा है कि लोग जो है मर जाएं या फिर उनको जो है मतलब वोट डालने से ही डरें। तो समझदारी ये है कि उनकी जीवन ज़्यादा अनिवार्य है, उनकी सुरक्षा ज़्यादा अनिवार्य है। चुनाव को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। जब भी चुनाव होगा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी पूरी ताकत के साथ बिहार चुनाव में शामिल रहेगी। विधानसभा में हमारा जो चुनाव निशान अलॉट किया है चुनाव आयोग ने वो चारपाई का निशान है, खटिया जिसको बोलते हैं, खाट। तो हमारा एक ही नारा है कि हमारी पार्टी का एक नारा है कि ना हम किसी के अधिकार को मारेंगे, ना अपने अधिकार को किसी को मारने देंगे। ये खटिया का निशान है। 36 बिरादरी को, सभी धर्मों को मान सम्मान के साथ इस चारपाई पर बैठाएंगे और सबको जो जिसका अधिकार है वो उसको देंगे और इसी लाइन पर हम चल रहे हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल, जैसे आपने बताया कि 2020 का इलेक्शन आप बिहार में लड़ेंगे, इस समय हॉट टॉपिक अगर बिहार की और महाराष्ट्र की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा है। आपने हमेशा से देखा गया होगा महाराष्ट्र वाले उत्तर भारतीयों को और बिहार को निशाना बनाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये मामला खुल के सामने आ रहा है, टीवी पे दिखाई दे रहा है। क्या इस मुद्दे को बिहार चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे? क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी थी जो उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पिटवाया करती थी। आज भाजपा का शासन नहीं है वहाँ, पर आज भी उत्तर भारतीयों और बिहार को लेकर एक नेगेटिविटी महाराष्ट्र में है। देखिए आपको मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के घर जी सबसे पहले जो जाने वाले व्यक्ति हैं जी और उनके फादर साहब से मिलके और वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी वो मैं ही हूँ और हमारे पार्टी के लोग हैं जी। और अभी भी जो सबसे ज़्यादा सक्रियता के साथ पूरे बिहार के अंदर हमने पूरा बिहार बंद करवाया था जी। हर जिले के अंदर जो है हमने ज्ञापन दिए थे जी। और जब मैं उनके घर पर गया था, बिहार के पटना के अंदर राजीव नगर इलाके में उनका घर है जी। और मेरी उनके फादर साहब से जो है करीब 1 घंटा पे चर्चा हुई थी जी। तो मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उन्होंने भी हमसे बताई थी और फिर ये तय हुआ था कि जब उनकी तब तक क्रिया नहीं हुई थी जी। जो 13वीं होती है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब शेर सिंह बेटा जब क्रिया हो जाएगी तो तब दोबारा से हम मिलेंगे और तब हम इस पर उनकी तब सीबीआई इंक्वायरी की उनकी इच्छा थी जी। उनको ये था और हमें भी ऐसा है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है, क्यों एक इतना प्रतिष्ठित आदमी हर चीज़ में सक्षम अपने जीवन को जो है ख़त्म करेगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जो उसके जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा मिलनी चाहिए, मिलेगी। उसके लिए राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी पहले से ही बहुत काम कर रही है। मैं आपको मतलब ये बोलना भी कोई गलत नहीं होगा कि राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के कारण ही सीबीआई जांच के लिए उनको देना पड़ा बिहार सरकार को। अच्छा। बहुत प्रेशर हमारा था वहाँ पे, बहुत लोग जो है सड़कों पे काम कर रहे थे बहुत समय से, तो उसी प्रेशर में जो है बिहार सरकार को सीबीआई इंक्वायरी के लिए लिख के देना पड़ा। और रही महाराष्ट्र सरकार की बात, देखिए क्या है कि हर गवर्नमेंट अपने वोट बैंक को हिसाब से चलती है। उनको ऐसा लगता है कि मराठी वोट कि भाई, लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसमें मराठी या बिहारी या कोई ऐसी बात आनी ही नहीं चाहिए। नहीं आती है, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ और यूपी और बिहार को एक हिस्सा माना जाता है, भाई माना जाता है। जी। पर जब हम महाराष्ट्र में आते हैं ऐसा लगता है हम भारत से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग हम लोगों को अपना नहीं मानते, ऐसा देखा गया है। अब वो पॉलिटिकली है नॉन पॉलिटिकली, पर वो लोग भी अपनाने को हमें तैयार नहीं होते। देखिए मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे जो मराठा संगठन है उन्होंने कई बार मुझे बुला के सम्मान दिया है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बुलाया है और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं अभी भी और पहले भी दी है पृथ्वीराज चौहान जी के काम के कारण।
हो सकता है कि राजनीतिक रूप से थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। हाँ। और हर राज्य में क्या होता है, वो सोचते हैं कि भाई हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमारे राज्य को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो है ना, ये किसी नौकरी या उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक व्यक्ति ने अपने जीवन को खत्म किया, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो भी कोई मराठी नहीं है। जो रिया चक्रवर्ती है वो तो बंगाली है ना, तो वो कोई मराठी नहीं है। या आप पॉलिटिकली सपोर्ट है, पर ऐसा देखा जा रहा है नहीं, करण जौहर है वो भी कोई मराठी नहीं है, बट पॉलिटिकली सपोर्ट उनको मिल रहा है क्योंकि बिहार से टीम जाती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इसके यानी कि इसमें कोई मराठीवाद या वो नहीं है महाराष्ट्रियन। इसमें एक्चुअली हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जिसके कारण महाराष्ट्र पुलिस जो है वो आउट ऑफ वे जाकर जो है मतलब केस के अंदर अड़ंगे लगा रही है। तो ये रीज़न तो दिखता है देखने में। तो लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, मतलब क्षेत्रवाद नहीं है। इसमें कोई हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो जिसको बचाने की कोशिश की जा रही हो। आखिरी कोई संदेश आप जय भारत टीवी के दर्शकों को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, जय भारत टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं जय भारत के स्टूडियो में आया, और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, और क्योंकि ये हमेशा सच बताता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको देखें। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे चैनल की टीम को, और जो इसके चेयरमैन हैं गुप्ता जी, उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय भारत के स्टूडियो में आने में। तो ये देखा, ये थे शेर सिंह राणा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुने पहलू हम तक पहुंचाए और खुल के अपनी बात रखी। और इन्होंने आखिर में ये बताया कि जय भीम, जय श्री राम और जय भारत हमें गर्व से बोलना चाहिए। शुक्रिया आप सभी को, नमस्कार।